थोड़ा सा पीछे होइए ना। नमस्कार, देख लीजिए लाइव हो चुका है। मैं लेख्य मंजूषा समूह पटना के तत्वावधान में आयोजित गोष्ठी में मैं राजेंद्र पुरोहित जोधपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है, यह माह पद्य का माह होता है। हम सभी पद्य गोष्ठी के लिए एकत्रित हुए हैं और पद्य में आज पद अंताक्षरी का आयोजन होगा और इसके साथ ही अपने अपनी रचनाओं का पाठ और वाचन भी होगा। परंतु इस समारोह की शुरुआत हम एक बहुत ही बड़े कार्यक्रम से कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम से कर रहे हैं। आप लोग परिचित हैं भली भांति कि विज्ञान फंतासी लिखने के बहुत बड़े लेखक और हमारे समूह के सदस्य श्री अभिलाष दत्त अपनी नई पुस्तक अवतार लेकर हमारे सामने आए हैं और यह पुस्तक बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र हम लोगों के बीच में आएगी और उसी प्रकार से इसका स्वागत होगा जिस प्रकार उनकी पूर्व पुस्तक भविष्यत का हुआ था। भविष्यत जो अपने आप में एक दस्तावेज बन चुकी है, ठीक उसी प्रकार अभिलाष अपनी नई पुस्तक अवतार लेकर आए हैं और यह भी एक उनकी एक विचित्र और आप लोगों को बहुत हैरान करने वाली कृति होगी, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। इस समूह के तत्वावधान में समूह की अध्यक्षा विभा रानी श्रीवास्तव और समस्त वरिष्ठ जन, मधुरेश जी इत्यादि और समस्त सदस्यों की उपस्थिति में और हम लोगों की लाइव उपस्थिति में जो अस्थानीय सदस्य हैं, इसका लोकार्पण हुआ पुस्तक का। और इस पुस्तक के लोकार्पण के साथ ही हमारी आज की गोष्ठी की अब विधिवत शुरुआत होती है। मंच अब मैं सौंपता हूं विभा रानी श्रीवास्तव को। नमस्कार। सभी का हार्दिक अभिवादन। लेख मंजूषा पेज पर उपस्थित सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं विभा रानी श्रीवास्तव आज लेख मंजूषा के पद मासिक गोष्ठी में आप सभी का सादर आमंत्रित था। जो लोग विलंब से आएंगे वो लोग बाद में जुड़ते जाएंगे, जो लोग आ चुके हैं उनका विधिवत कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। आज जिस तरह से पूर्व घोषित योजना थी कि हम लोग पद अंतराक्षी करेंगे, पद अंतराक्षी में सुप्रिया पाठक और राजेंद्र पुरोहित, सुप्रिया पाठक गाजियाबाद से और राजेंद्र पुरोहित जोधपुर से हमारे पास साथ से जुड़े हैं और लेख मंजूषा के सदस्य सीमा रानी, आदरणीय मधुरेश नारायण, नसीम अख्तर, पूनम देवा, अमृता सिन्हा, रंजना सिंह, रवि श्रीवास्तव, प्रेमलता सिंह, अभिलाष दत्त। जो अभिलाष दत्त की पुस्तक का लोकार्पण आप सभी के सम्मुख हम सब की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई के संग, वो जितना ही तरक्की करेगा एक अध्यक्ष के नाते और एक माँ के नाते, मेरा दो पक्षीय रोल आज के अभिनय कहूँ तो हम उसे बधाई देते हुए उसके पुस्तक पर ही उसके विचार सुनते हैं। अभिलाष दत्त पुस्तक पे वो अपने विचार पुनः रखिएगा। हम लोग सतीश राज पुष्करना जी, लेख मंजूषा के गुरु, लेख मंजूषा के अभिभावक की भूमिका भी लिखी हुई उस पुस्तक में है। भूमिका पढ़ दोगे या अपने मन की बात करोगे? तुमको जो करना है तुम यहाँ सम्मुख आओ और तुमको जो करना है सो करो। लाइव में हो, बोलो कम काम ज्यादा। नमस्ते सभी को, राजेंद्र सर, सुप्रिया जी, कमला देवी जी। राजेंद्र सर, ये वही पुस्तक है जिसके बारे में आपसे चर्चा हुई थी और यही पुस्तक साहित्य अकादमी में सूचीबद्ध हुई है युवा श्रेणी 2021 में। खाली ये है कि जो सूचीबद्ध हुई थी उसका नाम भविष्यत था, लेकिन इस बार उसी पुस्तक का नाम चेंज होकर अवतार महारक्षकों का आगमन है। प्रकाशक बदल गए हैं और कंटेंट वही है। और सबसे बड़ी बात है कि राजेंद्र पुरोहित मेरे लिए ये पेज सबसे ज्यादा जरूरी था, जो पेज डेडिकेटेड पेज जिसको कहते हैं, जो आप किताब किसको समर्पित करते हैं, तो हमने समर्पित किया है स्वर्गीय डॉक्टर सतीश राज पुष्करना की याद में।
अपने संस्था के क्या कहते हैं अभिभावक थे, हम उन्हें दादाजी दादाजी कहते थे। किताब की भूमिका भी उन्होंने ही लिखा था। और ये किताब अगर मैं बताऊं तो साल 2017 में लिखना शुरू किया था ये उपन्यास, और 2020 तक इस उपन्यास को लिखने में समय लगा। उस दौरान लैपटॉप नहीं हुआ करता था, तो मोबाइल पे ही ये 300 पन्नों के उपन्यास लिख गए थे। और ये 300 पन्नों के उपन्यास को एडिटिंग जब करना था तो दूसरे के लैपटॉप पे एडिटिंग किए थे। एडिटिंग के समय भी लैपटॉप नहीं था, उसके बाद लैपटॉप आया अपने पास। तो ये 30 दिसंबर की बात है, 30 दिसंबर 2021 को, जब 5 बजे साहित्य अकेडमी वालों ने रिजल्ट जारी करते हैं और मुझे नहीं पता चलता है। रात के 10 बजे फेसबुक के जरिए किसी ने बताया कि जो आपकी किताब वहाँ पे युवा श्रेणी में सूचीबद्ध हो रही है। 5 घंटे बाद पता चलती है जो किताब सूचीबद्ध हो रही है, तो वो काफी एकाएक एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, जो भाई खुशी मनाओ कि शौक हो जाओ, क्योंकि किताब सूचीबद्ध होती है भविष्य, और वो किताब नए प्रकाशक से नाम बदल जाती है अवतार। तो हुआ कि कंटेंट तो वही है, लेखक जितना बार चाहे नाम बदल सकता है। क्योंकि जब किताब लिख रहे थे, जब पुष्करणा सर को दिए थे एडिटिंग के लिए, परिमार्जन के लिए, तो पुष्करणा सर बोले थे कि इस किताब, उस समय किताब का नाम परिकल्पना था। तो पुष्करणा सर ने बताया कि इस किताब का नाम परिकल्पना कैसे हो सकता है, कहानी का नाम कभी कहानी नहीं होता है, कहानी का नाम कभी कहानी नहीं। तो मैंने सर से बोला, सर कोई नाम आप ही सुझा दीजिए। तो सर ने सुझाया जो भविष्यत रखो। फिर भविष्यत रखा गया पिछले किताब का, और इस बार जब किताब आई प्रकाशक बदले तो प्रकाशक ने कहा कि अवतार रहने दीजिए, और नीचे जो आपका सब टाइटल है महारक्षकों का आगमन, इसके आगे की कहानियों को सब टाइटल हम लोग बदलते जाएंगे, श्रृंखला ये रहेगी। और ये कहानी मूलतः भविष्य के बारे में है, जो साल 2050 में कहानी शुरू होती है और साल 3050 की रूपरेखा तैयार करती है। तो आने वाले सालों में, इसके 3 सालों में, इसके 3 और आगे की सीरीज जो हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं चाहूंगा कि सब कोई पढ़े। और इसी के साथ अब राजेंद्र सर, हैंड ओवर टू यू। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत बधाई अपने इस पुस्तक के लिए। और आपका उद्बोधन जो है वो बहुत जिज्ञासा जगाता है, बहुत उत्कंठा जगाता है, इस अंक के लिए भी और आने वाले दोनों अंकों के लिए भी। यह विधा H.G. वेल्स और जयंत नार्लिकर जैसे लोगों ने शुरू की थी, जो विज्ञान फंतासी को लिखते थे। और भारत के अधिकांश लेखकों में आपसे पहले एक समस्या रही है कि हम लोग उसको मेक बिलीव नहीं कर पा रहे थे। हम पढ़ते तो हैं उसको, भारतीय कथाओं को। आप देखिए, भारतीय विज्ञान फिल्में भी हम देखते हैं तो लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन विदेश की फिल्में हम देखते हैं तो लगता है कि नहीं ये तो हो सकता है। वहां का डायनासोर भी हमें लगता है कि हाँ आ सकता है। वहां की कोई भी चीज हमें लगती है कि यार ये तो हो सकती है। तो आपके इस उपन्यास को पढ़ के लोगों ने सबसे पहले जो प्रतिक्रिया वो की है, वो यही की है कि यह मेक बिलीव वाली श्रेणी में, उसी श्रेणी का उपन्यास है जो वेल्स लिखते थे या जयंत नार्लिकर लिखते थे। बहुत लोगों ने इस बात के बारे में मुझे कहा है। मैंने कुछ अंश पढ़े हैं यदा कदा, लेकिन मैं चाहूंगा मैं आपसे उपन्यास मंगवा करके और इसको पढूं और फिर आपको मैं इसके बारे में और बताऊं। यह आपकी उपलब्धि तो व्यक्तिगत रूप से है, लेकिन संस्था की उपलब्धि है, इसलिए हमारी सबकी उपलब्धि है। बिल्कुल, बिल्कुल तुम हमारे सबके लाडले सदस्य हो, प्रिय सदस्य हो, सबसे छोटे सदस्य आपको। जी जी जी, हम लोग के पिछले राजगीर दौरे में आपके मैथिली गीत बड़े याद आते हैं मुझे, जब आपने रास्ते भर हमें हंसाया था। आप मेरे पीछे बैठे थे चंद्रबिंदु और आप शरारतें करते रहे थे और हमें हंसाते रहे थे। तो इस प्रकार के लोग जो हैं वो इतिहास रचते हैं और आपने इतिहास लिखा है। आपको भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। और अब जी मैं चाहूंगा मंच संचालन अंताक्षरी के करने के लिए विभा दीदी आ जाए और आगे की हम कार्यक्रम की शुरुआत करें। हमारा फोन कटता रहेगा तब। जैसा अभी आप लोग पुस्तक का लोकार्पण देखे और लेखक के विचार सुने, साथ में राजेंद्र पुरोहित जी के बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पद अंतराक्षी। दो दल अंतराक्षी के लिए नेतृत्वकर्ता आदरणीय मधुरेश नारायण जी और आदरणीय नसीम अख्तर। हमें अतिथि डॉक्टर अनीता राकेश जी की उपस्थिति हो गई।
झूला पे बैठ जाइए, सबसे अच्छा। आगे कार्यक्रम पद अंतराक्षी। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आपका। कार्यक्रम मधुरेश नारायण जी के दल में सीमा रानी और अस्थानीय में राजेंद्र पुरोहित। नसीम अख्तर जी के दल में सुप्रिया पाठक गाजियाबाद से, डॉक्टर पूनम देवा और अमृता सिन्हा। हम वरिष्ठ को ही पहले मौका देते हैं। आदरणीय मधुरेश नारायण जी और सीमा रानी में से कोई भी शुरू करें। आप लोग हाँ में शुरू कीजिए। आप अंत का जो अक्षर दीजिएगा नसीम अख्तर के दल में शुरू होगा। तो तुम अभिलाष उधर चले जाओ, सीमा रानी वहां जाइए। यहाँ आ जाओ अभिलाष, यहाँ आ जाओ। कलम जो देखती है वही लिखती है। हाँ, शाही तो उसमें जान सकती है। इधर 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 थोड़ा तेज आवाज में, ताकि लोग सुने भी। कलम जो देखती है वही लिखती है, स्याही तो उसमें जान फूकती है। कलम बिकती नहीं पर बिक रही यहाँ। क्या बात है। कलम बिकती नहीं पर बिक रही यहाँ, अपवाद से दुनिया भरी रहती है। हंसाने से पहले रुलाता है अक्सर, हंसाने से पहले रुलाता है अक्सर, समाना ये मंजर दिखाता है अक्सर। पेज का कोई सुने या नहीं कोई अख्तर को, लेकिन अकेले में भी गीत गाता है अक्सर। क्या अक्सर सीमा रानी, तो इनका दल खत्म हो जाएगा, उसके बाद बंद हो जाएंगे ये। रोशन नहीं है तो पढ़िए। रहने को एक घर दो, उड़ने को पर दो। रहने को एक घर दो, उड़ने को पर दो, खूब लहलहाओ यहाँ मजबूत जड़ दो। ऐसी व्यवस्था तो यहाँ पर है ये रब, ऐसी व्यवस्था तो हो यहाँ पर ए रब, औरों का सहारा बनूं ऐसे कर दो। दिल को आपका अंत हो गया, लेकर निकल गया। आपका ये दूसरा, तो आप उसके बाद नहीं पढ़ पाइएगा। अगर दूसरे के रचना के पास अगर 10 है तो शुरू कर। ठीक है, हम नहीं पढ़िए। 10 से मैं पढ़ना चाहूंगा दीदी। हम देखते ही रह गए, वो चाल चल गया, बिखरी किसी की शानों पे जुल्फें के शब हुई, रुख से हटी नकाब तो सूरज निकल गया। राजेंद्र पुरोहित आपके दल में है, आप क्या शब्द दिए? यह शब्द दिया गया है। यह शब्द से एक मुक्तक है मेरे पास में। याद मुझे वह उपवन आया, याद मुझे वह उपवन आया, गुड़िया का वह चितवन आया। याद मुझे वह उपवन आया, गुड़िया का वह चितवन आया। कितने वर्षों बाद मिली हो, कितने वर्षों बाद मिली हो, तुम आई तो बचपन आया। बचपन आया यो से यो। अमृता सिन्हा। यक्ष प्रश्न सा बना विकटिए, यक्ष प्रश्न सा बना विकटिए, शादी या बर्बादी। कोई रोता खोकर आजादी तो कोई तकता अपनी बारी। कोई पत्नी पीड़ित कहलाता, किसी के चारों धाम घरवाली। बेचारी तो कहीं नारी पौरुष दंभ पर भारी। 4 ही पंक्ति पढ़ना है। भारी रौ से है राजेंद्र पुरोहित, रौ से सीमा रानी, रौ से। आपको उसमें बुक मार्क लगा के रखना चाहिए था ना, कौन कौन से वर्ण से आपके पास है। चलिए आपके पास है, आप एक मौका आप ले सकते हैं। आपके पास रस नहीं है। चलिए आप लोग के पास रस है। ये नसीम अख्तर का दल जीता है। जी जी है। हाँ, सुप्रिया पाठक को मौका, मेरे बोलने का मौका दो। बोलिए जी। और शाम पैदा होती जिंदगी,
ये गलत बात है ना, आपको कहा गया था कि आप बॉन्ड लगा के रखिए। नहीं, हम लोगों की बारी है। सुप्रिया पाठक र से है। जी हाँ, र से माहिया है मेरे पास। सुप्रिया पाठक बोल रही है, उसके बाद आप बोलिए। मौका दिया जाएगा। पाठक जी हैं उनके र से माहिया है मेरे पास। वो सुप्रिया पाठक बोलिए, आपके क्या दी? माहिया है र से। पूरा बोलो फिर से। जी, राधे तो प्यारी हैं, कान्हा के नैनों में बसती छवि न्यारी है। हाँ, हौ से राजेंद्र पुरोहित। आपके पास हौ से? हाँ मेरे पास है। हाँ 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 है। हाँ मेरे पास है। तो बोलो, जल्दी बोलो। ये एक, हाँ जी, ये एक मुक्तक है, छोटी कविता भी कह सकते हैं इसे, और बहुत पुरानी मेरी लिखी हुई कविता है। हृदयंगम कर लो तुम मुझको, मैं तुमको स्वीकार करूं। हृदयंगम कर लो तुम मुझको, मैं तुमको स्वीकार करूं। कब तक दूर अकेला रहकर खुद पर अत्याचार करूं। लाख छुपाना चाहूं तुमसे अपने दिल की विरह कथा। लाख छुपाना चाहूं तुमसे अपने दिल की विरह कथा। पुण्य प्रेम की पढ़कर पाती मैं कैसे प्रतिकार करूं। मैं कैसे प्रतिकार करूं। से है। चलिए पूनम देवार र से। रास्ता तेरा तकते तकते पथराए थे ये व्याकुल नैन, ओ हर जाई तू क्या जाने। क्या बात है। जैसे कैसे कटी आंखों में सारी रैन, कहाँ रहे तुम इतनी देर, पूछो कितनी थी मैं बेचैन, ये मेरे बेदर्दी बालमा। नहीं, आप नसीम अख्तर से ली हैं। नहीं भाई, उनका अपना है, उनका अपना है। आप चलिए 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 चलिए। नौ से। आप कागज साइड कर दीजिए। नहीं, पिटाओगे क्या? नौ से चलिए। सीमा रानी जी। आपका दो हो चुका था। अरे भाई चलिए, लेकिन आपके पास एक मौका है, आप ना कहते ही कहते हो गया मुझको उनसे प्यार, कभी वो आगे कभी वो पीछे, गई मैं आखिर उनसे हारी। रो से। सुप्रिया रो है। चलिए, आपके पास है, किसी के पास? राहे वफा में यूं ही साथ चलते चलते एक बार जो तुम किसी मोड़ मुड़ गए थे, वो मोड़ राह तकते अब भी वही खड़े हैं कि शायद किसी रोज तुम फिर लौट आओ। तुम्हें याद न हो शायद उस चांद की खूंटी पर हमने जो टांगे थे हमारे कल के सपने, वो सपने तो तुम उतार ले गए, पर उसी खूंटी पर मैंने टांग रखी है निगाहें, शायद मेरे वो सपने फिर तुम लौटा लाओ। लाओ। बोलिए, आपका दो नहीं हुआ? अरे जाने दीजिए, दल के हिसाब से चलने दीजिए ना। दल के हिसाब से चलने दीजिए, दल के हिसाब से चलने दीजिए, अगर है तो। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं नियम था। अब तक न सही पर अब तो सनम तुम वादा निभाने आ जाओ, दूर तलक अंधियारा है तुम दीप जलाने आ जाओ। क्या बात है। या आ जाओ। चलो आ से नसीम भैया। आ से सुप्रिया पाठक। चलिए सुप्रिया पाठक करिए। आई है पुरवाई पिया को तरसाती, अब तो आहर जाई। आपका हो गया, दो हो गया आपका। अरे जानने दीजिए ना, दल के हिसाब से। नहीं, अच्छा लग रहा है। नहीं, अच्छा लगने के लिए नहीं है। हाँ, इसे आपके इस बात का अफसोस है कि कोई समझ न पाया मुझको। इस बात का अफसोस है कि कोई समझ न पाया मुझको, न मैं समझा दुनिया को, न जग समझा मुझको। क्या बात है। खुद को सौंप रहा हूँ प्रभु तेरे ही चरणों में। थोड़ा इधर भी देख लीजिए। खुद को सौंप रहा हूँ प्रभु तेरे ही चरणों में, रह लेंगे हर जन्म में प्रभु जिस हाल में रखोगे मुझको। कौन से? आप नहीं है, आप खत्म है।
आप खत्म है, अमृता खत्म है। चलने दीजिए तो नहीं, आप प्लेयर के हिसाब से बना दीजिए। नहीं, अमृता खत्म है, नसीम खत्म है, खत्म है, खत्म। सुप्रिया, निर्णय बराबर पर रहा, आपके पास जाता है। कौन कहाँ है मेरे पास? तो फिर हम एक तरह से कोई हमदम, कोई हम प्लेयर के सफर, साथ कोई हम राह मिले, कहाँ है मेरे पास? कोई हम सफर, कोई हम राह मिले, तीसरे पहर का मुसाफिर हूँ, तब भी चांस कहीं ज्यादा पनाह। ओह नसीम, भाई सुनिए तो सही, अपना आप क्यों है? नहीं सर, कितनी बार बोल चुके थे। अरे तो हम पम्मी जी पम्मी सिंह नहीं अनुपस्थित हैं, आप 4 हैं, ये 3 ही हैं, तो करेंगे ना। हो चुके हैं। चलिए, पम्मी सिंह का है। कोई हमदम, कोई हम सफर, कोई हम राह मिले, हाँ, तीसरे पहर का मुसाफिर हूँ, कहीं पनाह मिले। क्या बात है। देखते देखते उम्र सभी अपनी यहाँ कट गई, हाँ, देखते देखते उम्र सभी अपनी यहाँ कट गई, कोई तो ऐसा हो जिससे मोहब्बत बेपनाह। क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत बहुत खूबसूरत। सुंदर। और मुझे बहुत बेहद अफसोस होता अगर मधुरेश नारायण जी का दल हारता, क्योंकि मधुरेश नारायण जी और राजेंद्र पुरोहित, सीमा रानी, पम्मी सिंह सभी मजे हुए थे, इसलिए आज बराबरी पे छूट रहा है क्या? बराबरी पर छूटा, हारा कोई नहीं, जीता कोई नहीं। ये लेख मंजूषा का परिवार हारते में भी खुश और जीतते में खुश। सबसे खुशी की बात मेरे लिए रही कि मुझे निर्णय ये नहीं करना पड़ा कि कौन जीता। अब आगे नहीं, बुक मार्क लगा के आया गया है, बुक मार्क लगा के सबसे आया ज्यादा ना से नहीं तैयारी होगा। से 2 आदमी नहीं, मधुरेश नारायण जी भी वही तैयारी से पूरा थे। हर अक्षर के आगे लिखे हुए हैं जो किस अक्षर से शुरू वो हुआ है। बताया हुआ था, वो लेख मंजूषा में बोला हुआ था कि आप समय की बचत होगी। वही तो देख रहे हैं तैयारी, इसलिए तो कर रहे थे कि दल के हिसाब तो से चलने दीजिए। ये नहीं, दल के हिसाब से चलने देते तो अनिर्णित होता और ये शाम तक खत्म नहीं होता। और ये खत्म समय का सदुपयोग करते हुए हम समय पर हैं। 1:45 होने जा रहा है, हमारा 2.5-3 घंटे का कार्यक्रम है। और हम अब मतलब क्या चीज, दर्शक की भूमिका नहीं, दर्शक नहीं, अतिथि हैं। निर्णय, अगर निर्णय होता तो आप नहीं दर्शक के रूप में नहीं, भूमिका नहीं, अतिथि। चूंकि हम लोग वहीं से भूमिका शुरू हो जाती है। नहीं, अतिथि की भूमिका थी। संडे का छुट्टी आपको नहीं है। तो हम अतिथि डॉक्टर अनीता राकेश को सादर आमंत्रित करते हैं कि इसमें जो अभी प्रतियोगिता हुई उस पर आप अपने कुछ विचार रखना चाहें और कोई कविता सुनाना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं। आइए, डॉक्टर अनीता राकेश। इतने अच्छे कवियों के बीच में नहीं, मोबाइल में नहीं रखती हूँ। सबको नमस्ते। इस रविवार की दोपहर आप सबको बहुत 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 नमस्कार। और नए वर्ष में हम मिल रहे हैं, इसलिए सबको पहले नए वर्ष की शुभकामनाएं। आप सब अच्छे रहें। बहुत तरह की समस्याएं फिर से आ रही हैं वातावरण में लौट कर, इसलिए हम सब सुरक्षित भी रहें। आप सब अपना ध्यान रखें इस शुभकामना के साथ। लेख्य मंजूषा ने एक बार फिर से नए ढंग का काम किया है और इसको एक तरह से अच्छा, तो अंत्याक्षरी तो करते हैं, लेकिन ये खुली धूप में दोपहर को, और हर दिन इनके पास एक नई योजना होती है और इस नई योजना की मैं हमेशा कायल रहती हूँ। इसलिए चाहे जिसी भी परिस्थिति में हूँ, सशरीर पहुँचना चाहती हूँ, ना पहुँच पाऊँ तो मन से तो रहती ही हूँ। आज जिस ढंग से इन लोगों ने बहुत सीमित समय में पूरी तैयारी करवाई, विभा जी ने अपने सदस्यों की पद्य रचनाओं के लिए, तो देखकर मैं चकित हूँ। थोड़ी प्रशंसा भी सुन लो तुम लोग। सब इतने अधीर हैं कि लग रहा है कि अभी और कुछ रचनाएं खुद रचेंगे अभी बैठकर। अभी लेखन प्रतियोगिता भी लगता है होने वाली है। तो जितनी देर मैंने सुना वो सबके सब रचनाएं
किसी मंजे हुए रचनाकार सी लग रही थी। और आप लोगों की तरफ से भी जो रचनाएं आई वो गेय जब हुई तो उसका तो कहना ही नहीं कि आनंद में और भी अधिक सुगंध भर गई। और आप सभी लोग, कमला जी हैं, सुप्रिया पाठक जी, राजेंद्र पुरोहित जी, कुछ लोगों से तो मिलना हुआ है, कुछ से नहीं हुआ, लेकिन इस तरह से हम लोग मिल रहे हैं जो एक तरह से मिलने के बराबर ही है। इससे बहुत अच्छा भी लगा। और ये पद्य के अंतर्गत अंत्याक्षरी कराकर, और एक तरह से ये प्रतियोगिता है अंत्याक्षरी, जिसमें व्यक्ति के अंतर प्रतियोगी भाव को जगा करके एक रचनाकार को उद्बुद्ध करना, ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि व्यक्ति के भीतर जो रचनाकार होता है उसको कहीं ना कहीं जगाना पड़ता है, और इस माध्यम से विभा जी हमेशा जगाने का काम करती हैं। और मैं देखती हूँ कि इसमें बहुत सारे रचनाकार बहुत उत्तम रचनाएं लिख रहे हैं, और उसमें कुछ समाज के प्रति, कुछ रोमांटिक, और नसीम जी की रचनाएं तो रोमांस में क्या कहने, और पता नहीं कहाँ से उनके पास ये भावनाएं आती हैं, लेकिन अच्छी चीज है। एक से एक रोमांटिक कवि हुए हैं। मधुरेश जी का तो कहना ही नहीं, इनका तो जितना सुनो उतना ही लगता है और सुनने की इच्छा होती है। ये भी और सुंदर भी, शब्द भी सुंदर, और ये रचनाकार इस तरह से हम लोगों के सामने आ रहे हैं, तो मैं खुश नसीब हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी ये खुश नसीबी बनी रहे। आप सभी अपने रचनाओं के साथ, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने समय निकाला। मैं धन्यवाद देने के लिए तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे धन्यवाद और साधुवाद इसलिए देना पड़ता है क्योंकि मैं रोक नहीं पाती। सभी अलग अलग क्षेत्रों से हैं, कोई घर को संभाल कर, कोई ऑफिस को संभाल कर, कोई बहुत सारे काम को संभाल कर, और साहित्य और रचना को अपना समय देना, ये किसी व्यक्ति के भीतर की कोमलता और संवेदनशीलता को जाहिर करता है। आप सभी कोमल हैं, संवेदनशील हैं, इसलिए हम सब एक है, इसलिए मानवता भी एक है, और हम सभी जैसे भी जंग आए, जैसे भी समस्याएं आए, हम सब जीतेंगे अपनी इस संवेदनशीलता के माध्यम से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः मैं अपनी रचना सुनाइए। रचना में मुझे याद नहीं रहती, ऐसे अगर कुछ देर कार्यक्रम चलेगा तो मैं बगल से मंगवा सकती हूँ। 2 पंक्तियां बगल से मंगवा लेती हूँ, पास में ही घर है, और मैं कुछ देर के बाद फिर अपनी रचनाओं के साथ मुखातिब हो सकती हूँ। मुझे याद भी नहीं रहती। कोई बात नहीं, आप मंगवा लें, तब तक तब तक फिर से ये मंच विभा जी को सौंपती हूँ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। अभी हम लोग सुन रहे थे मुख्य अतिथि डॉक्टर अनीता राकेश जी के उद्बोधन वक्तव्य। हाँ, अभिलाष जा रहे हैं डॉक्टर अनीता राकेश जी की रचना लाने के लिए। तब तक हम लोग मंच सौंपते हैं राजेंद्र पुरोहित को, और मैं अपने को म्यूट करती हूँ क्योंकि हम लोग लंच करने जा रहे हैं। राजेंद्र पुरोहित उर्मिला वर्मा जी की रचना, सुप्रिया पाठक अपनी रचना, कमला अग्रवाल जी अपनी रचना। तुम तब तक मन संभालो और मैं अपने को म्यूट करती हूँ। लेख्य मंजूषा पद्य गोष्ठी को आगे का स्वरूप देते हुए मैं ये चाहूंगा कि हम लोग अपनी अपनी पद्य रचनाएं यहाँ प्रस्तुत करें। और मेरे पास न केवल उर्मिला वर्मा जी की रचना है, मेरे पास आदरणीय कल्पना भट्ट जी की रचना भी है। मैं वो भी आपके सामने उसका प्रस्तुतिकरण दूंगा और मैं अपनी रचना भी पढ़ूंगा। परंतु मैं चाहता हूं शुरुआत करें, सबसे वरिष्ठ से भी कर सकते हैं, सबसे छोटे से भी कर सकते हैं। तो वरिष्ठ तो मैं बैठा ही हूं, तो सबसे छोटी से शुरुआत करते हैं। सुप्रिया, तुम अपने आप को अनम्यूट करो और अपनी रचना का पाठ सबसे पहले करो। हम उसके बाद कमला जी को सुनेंगे जो मेरी बहुत पसंदीदा रचनाकार हैं।
उनको हम आपके बात सुनेंगे। इस छोटी बच्ची को पहले सुन लेते हैं। सुप्रिया, आ जाओ बेटा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुछ सुप्रिया जी। कुछ तुम लेख मंजूषा के बारे में बोल सकती हो, अंतराक्षी के बारे में कैसा लगा बोल सकती हो, उसके बाद अपनी रचनाएं सुना सकती हो। हाँ जी। जी मैं कुछ महीनों पहले ही लेखे मंजूषा से जुड़ी हूँ, लेकिन मेरा अनुभव और मेरी जो यहाँ ज्ञान का जो विस्तार हुआ, जो मुझे मौके मिले, ये बहुत अच्छे रहे मेरे लिए, मेरी साहित्य के ज्ञान को विस्तार देने के लिए जितने भी अवसर मिले। अभी जो पद्य अंताक्षरी रही, मेरे लिए पहला मौका था अंताक्षरी का पद्य के रूप में। इसमें अपनी रचनाएं पढ़ना बहुत ही अच्छा रहा और एक मतलब उत्साह था कि हम लोग अपनी रचनाएं बढ़ चढ़कर और पढ़ें और कहें। मैं अपनी कविता पढ़ना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है मैं माँ बनना चाहती हूँ। मैं माँ बनना चाहती हूँ, क्या नया है इसमें? हर स्त्री बनती है, सबकी क्षमता है, पर मैं एक स्त्रैण पुरुष और एक पौरुषेण स्त्री जनना चाहती हूँ। मैं माँ बनना चाहती हूँ। मैं प्रकृति नहीं बदलना चाहती, अपितु इसके साथ चलना चाहती। सामाजिक पारिवारिक जीवन के दिखावटी सामंजस्यों को सत्य में पाटना चाहती हूँ। अर्धनारीश्वर का स्वरूप यथार्थ में बांटना चाहती हूँ। मैं माँ बनना चाहती हूँ। पुरुष जो स्त्री को समझे मातृस्वरूप, पुरुष जो सामाजिकताओं में झोंक कर ना करे मटियामेट स्त्री का अस्तित्व, पुरुष जिसका गौरव हो रक्षित करना स्त्री का स्वाभिमान, पुरुष जो घरेलू हिंसा को ना समझे अपनी मर्दानगी, पुरुष जो संयमित और अपनी सीमाओं से भिन्न हो। शायद हो असंभव, पर जनकर सामान्य जन यथार्थ रूप में कृतियों को पालना चाहती हूँ। मैं थोड़ा स्त्रैण पुरुष, थोड़ी पौरुषेण स्त्री जनना चाहती हूँ। स्त्री जो स्व के भाव में रहना जाने, अपने आनंद में बहना जाने, जो प्रेम में डूब कर भी खुद के पैरों पर खड़ी हो, वो नहीं जो प्रेम देकर भी असीमित पैरों तले पड़ी हो, जो अपना सही मूल्य जाने, जो स्व को पूर्णतः पहचाने, जो संयमित हो, जो छल कपट प्रपंच और जो स्त्रियों के भीतर बसने वाली स्त्रियों से वैमनस्य की भावना से मुक्त हो, जो खरा निरा सत्य सा सफेद उज्जवल निर्मल प्रेम करना जानती हो। स्त्री जो विपरीतताओं में काली बनने का अदम्य साहस रखती हो। है कल्पना कवि मन की, जानती हूँ कुछ असंभवों को संभव करना चाहती हूँ। मैं थोड़ा स्त्रैण पुरुष और थोड़ी पौरुषेण स्त्री जनना चाहती हूँ। मैं माँ बनना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया पाठक। और मैं प्रशंसा करना चाहूंगा कि मुझे अपने सपने में भी इतनी परिपक्वता की आशा एक इतनी युवा कवित्री से नहीं थी। यह कविता इतनी परिपक्व है कि इसको सुनकर इस पर घंटों महीनों विचार किया जा सकता है। मैं बहुत प्रशंसा करता हूं और बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मंच को आपने इतनी सुंदर कविता से आह्लादित किया, सुशोभित किया और हम अमीर हुए इससे। ज्ञान के मामले में आपने हमें अमीर किया अपनी कविता से। एक कल्पना ही सही, लेकिन पुरुषों के जो गुण स्त्री में होने चाहिए और स्त्रियों के जो गुण एक पुरुष में होने चाहिए, उनको आपने बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। स्त्री हमेशा मां बन सकती है जो आप चाहती हैं वो। यदि आपने कैसा भी आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, आप चाहें तो उसे पौरुषेण स्त्री या स्त्रैण पुरुष लालन पालन से भी बना सकती हैं। तो मां बनना एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म देने के बाद भी चलती रहती है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर। मैं अब बुला रहा हूं कमला जी को। बहुत आदरणीय हमारी सदस्य हैं और सक्रिय हैं और
जो इनको कहा जाए, इनको इन्होंने कहा मैं तो पद्य में लेकिन मैं लिख दूंगी। तो जहां भी आपको बुलाया जाता है, आप अपनी रचनाओं से और अपनी उपस्थिति से मंच को अवश्य ही आह्लादित करती हैं, प्रसन्नचित्त कर देती हैं। मैं स्वागत करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं। कमला जी पधारिए। धन्यवाद, धन्यवाद पुरोहित जी। और मैं इन मंच को नमन करती हूँ और अपनी भावना लेख मंजूषा के प्रति व्यक्त करती हूँ। मैं बहुत साधारण सी गृहिणी थी। लेख मंजूषा के संपर्क में आकर के मैंने कलम थामी। पहले तो कुछ लिखती ही नहीं थी, केवल राशन और सब्जी, यही सब जिंदगी थी। लेकिन लेख मंजूषा में आते जिंदगी में परिवर्तन हुआ और लगा कि नहीं, अपनी भी कुछ पहचान हो सकती है। और आदरणीय विभा जी के सहयोग से मैं कोशिश करती रही और चलती रही। आगे भी चलने की प्रक्रिया मेरी जारी रहेगी। मैं अपनी एक छोटी सी कविता, अभी तो सुप्रिया जी ने बहुत सुंदर कविता पढ़ी, मैं भी उसकी सराहना करती हूँ। और अपनी एक छोटी सी कविता रिटायरमेंट की, जब रिटायरमेंट के बाद क्या अनुभव करती हैं स्त्रियां, उसका वर्णन करती हूँ। अभी तो बसंत आया है, अभी तो बसंत आया है, यारों मस्ती में झूमने दो, यारों मस्ती में झूमने दो, अब गगन को तो चूमने दो। अभी तो मन ने कोई गीत गुनगुनाया है, अभी तो बसंत आया है, अभी तो बसंत आया है। पांव लंबे थे बहुत, पांव लंबे थे बहुत, चादर छोटी पड़ गई, फिर भी ठिठुरन न महसूस हुई। चलते हुए सफर में पैर ना रुके, तपती रही जीवन की हर धूप में, पसीने की बूंदों को समझ रिश्तों की मोतियां। आज तो पांव के नीचे किसी ने कालीन बिछाया है, आज तो पांव के नीचे किसी ने कालीन बिछाया है, अभी तो बसंत आया है, अभी तो बसंत आया है। मन पंछी फड़फड़ाया, मन पंछी फड़फड़ाया, तो जाना बसंत आया। नव पातों से सजने लगी हृदय की डालियां, नव पातों से सजने लगी हृदय की डालियां। बिसरे सपनों में भी अंकुर फूटने लगे, बिसरे सपनों में भी अंकुर फूटे। रवि रश्मि नव जन्मों को चूम मुस्कुराई, रवि रश्मि नव जन्मों को चूम मुस्कुराई। देखो सूखे तरु में यौवन छाया है, देखो सूखे तरु में यौवन छाया है, अभी तो बसंत आया है, अभी तो बसंत आया है। बोझिल बाहें मुक्त हुई, बोझिल बाहें मुक्त हुई, आंखों में कजरा डाला, खुद को दर्पण में देख मुस्काई, खुद को दर्पण में देख मुस्काई। कली खिली, दामिनी चमकी, भाषा कोई अनजानी जन्मी, भाषा कोई अनजानी जन्मी। आज अंदाज निराला पाया है, अभी तो बसंत आया है, अभी तो बसंत आया। धन्यवाद रोहित। बहुत बहुत आभार आदरणीय कमला जी। आपकी कविता इतनी खूबसूरत थी कि वसंत मानिए के लेख्य मंजूषा में उतर आया। वसंत आना एक ऋतु का चक्र है, लेकिन वसंत जीवन में किस प्रकार आता है, वसंत मानस में किस प्रकार आता है, वसंत हमारे हृदय में किस प्रकार आता है, इसका वर्णन आपने इतना खूबसूरत किया कि बिसरे सपनों में भी अंकुर फूटे और रवि रश्मि नव जन्मों को चूम मुस्कुराए। बहुत ही आपकी कल्पना जो है, कवि की कल्पना अपार है, असीम है। मैं प्रशंसा करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। आपने मंच को इतनी सुंदर कविता से नवाजा।
हम आशा करेंगे कि भविष्य में आपकी पद्य रचनाएं हमें और मिलती रहें और मंच और सुशोभित होता रहे। मंच की तरफ से पुनः आपको आभार और आपको प्रणाम। रेणु बालाजी हैं हमारे बीच में, उनके बड़े सुंदर कमेंट आ रहे हैं, आरती रॉय जी के आ रहे हैं। आपका स्वागत कर रहा हूं, लाइव आप लोग देख रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। मैं आपके सामने अब प्रस्तुत कर रहा हूं कल्पना भट्ट जी की रचना। कल्पना भट्ट जो भोपाल से आती हैं और एक बहुत मूर्धन्य साहित्यकार हैं, बड़ी रचनाएं लिखती हैं। उनकी आप देखिए कितनी सादगी है कि जब उन्होंने मुझे रचना भेजी तो मुझे लिखा कि राजेंद्र भाई, रचना में कोई कमी हो तो आप सुधार कर लीजिएगा। मैं उनकी रचना में क्या सुधार करता, परंतु मैं आपको जब रचना पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा। शांत दिख रहे पानी में, कल्पना भट्ट जी की रचना है शांत दिख रहे पानी में। पानी जो शांत दिखता है, देखिए कवि की कल्पनाएं, शांत दिख रहे पानी में क्या क्या बात हो सकती है। कल्पना भट्ट जी की रचना शांत दिख रहे पानी में। कब शांत होता है जीवन, कब शांत होता है जीवन, आते जाते पलों के साथ कितनी ही लहरें आ जाती हैं अपने मध्य उफान तूफान लिए। कितनी ही लहरें आ जाती हैं अपने मध्य उफान तूफान लिए। जीवन पथ पर अकेले होते हैं, किनारों पर ही हम खड़े रहते हैं। जीवन पथ पर अकेले होते हैं, किनारों पर ही हम खड़े होते हैं। कभी बगावत कर उठ खड़े होते हैं, लहरों से टकराने की हिम्मत जुटा लेते हैं और कूद पड़ते हैं कभी शांत से दिखने वाले पानी में। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। कभी बगावत कर उठ खड़े होते हैं, लहरों से टकराने की हिम्मत जुटा लेते हैं और कूद पड़ते हैं कभी शांत से दिखने वाले पानी में। और फिर शुरू हो जाता है टकराव दो लहरों का, और फिर शुरू हो जाता है टकराव दो लहरों का, पानी और अपनी भावनाओं का। पानी और अपनी भावनाओं का एक जंग सी छिड़ जाती है। टकराव में एक जंग सी छिड़ जाती है। कुछ लहरें वापस लौट आती हैं, कुछ समा जाती हैं पुनः उसी शांत पानी के भीतर, और कुछ और आक्रोशित होकर अपना प्रवाह बढ़ाकर बढ़ती हुई नजर आती हैं। और कुछ और आक्रोशित होकर अपना प्रवाह बढ़ाकर बढ़ती हुई नजर आती हैं। बढ़ते हुए किनारे तक पहुंचने के प्रयास में अपने मध्य कभी भंवर को साथ लिए निगल जाती है कितनी ही चीजें बिना सोचे समझे। बढ़ते हुए किनारे तक पहुंचने के प्रयास में अपने मध्य कभी भंवर को साथ लिए निगल जाती है कितनी ही चीजें बिना सोचे समझे। बहुत कुछ ले जाती हैं अपने संग मार्मिकता, बहुत कुछ ले जाती हैं अपने संग और बहा ले जाती हैं बची खुची उम्मीदें भी। बहुत कुछ ले जाती हैं अपने संग और बहा ले जाती हैं बची खुची उम्मीदें भी, जाने अनजाने। लहरों को कुछ पता नहीं, वो जाने अनजाने कर रही हैं, जाने अनजाने। और जब वो बहा ले जाती है तो फिर क्या होता है, और फिर रह जाती हैं पीछे वह लहरें जो साहिल से टकराने का बल रखती हैं। पीछे रह जाती हैं वह लहरें जो साहिल से टकराने का बल रखती हैं और टकरा जाती हैं साहिल पर खड़े हुए चट्टानों से, या खिसका देती हैं पैरों तले की मिट्टी। टकरा जाती है साहिल पर खड़े हुए चट्टानों से या खिसका देती है पैरों तले की मिट्टी। जमीन खिसकती महसूस होती है, जमीन खिसकती महसूस होती है। लहरों से साहिल तक का रास्ता कितना जाना पूछा कितना अनजाना होता है। जीवन पथ क्यों कर इतना कठोर होता है, जीवन पथ क्यों कर इतना कठोर होता है, निर्दयी निर्मम होता है। जीवन पथ क्यों कर इतना कठोर होता है, निर्दयी निर्मम होता है, पर साथ चलने की ताकत भी तो लाता है। ये देखिए यहां पर लेखक की प्रवेश हुआ और यहां कवित्री ने वो बात कही जो वो कहना चाहती है शुरू से। शांत रहते पानी में अगर तोड़ने की क्षमता है तो वहीं से लड़ने की हिम्मत जुटाने की भी प्रेरणा है। तो जीवन क्यों कर इतना कठोर होता है, निर्दयी निर्मम होता है, पर साथ अपने लाता है, पर साथ अपने ताकत भी लाता है, जो साहिल पर खड़े राहगीर को लड़ने और समझने की हिम्मत भी देता है। और साथ अपने ताकत भी लाता है जो साहिल पर खड़े राहगीर को लड़ने और समझने की हिम्मत भी देता है। शांत दिख रहे पानी में कितना कुछ होता है, शांत दिख रहे पानी में कितना कुछ होता है। ये कल्पना भट्ट जी की रचना थी, शांत दिख रहे पानी में। मैं मंच के माध्यम से कल्पना जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपकी रचना बहुत सुंदर, बड़ी प्रेरणास्पद और एक नवीनता लिए हुए थी। आपकी मैं क्या प्रशंसा करूं, आपकी भाषा
आपके शब्द चयन सब कुछ उत्तम है, और जो संदेश आप देना चाहती हैं वो बड़े प्रभावी ढंग से दिया गया है। मंच की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना भट्ट जी। मेरी अगली जो कवित्री है जिनकी रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये मेरे सौभाग्य हैं, इतनी बड़े बड़े लेखिकाओं की रचनाएं, इतने बड़े बड़े लेखकों की रचनाएं मैं प्रस्तुत करता हूँ। ये मेरा खुद का सौभाग्य है, क्योंकि वो देखिए ये जो आती हैं उर्मिला वर्मा जी कैलिफोर्निया अमेरिका से आती हैं, और उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर लिखा कि जब भैया तुम प्रस्तुत करोगे तो मत पता नहीं मेरे यहाँ कितना रात होगा, मैं शायद देख भी नहीं पाऊंगी या समझ भी नहीं पाऊंगी, सुन ना पाऊंगी उस वक्त, लेकिन मुझे आप अलग से भेजिएगा। तो उर्मिला जी आपकी रचना इतनी सुंदर है कि लेख्य मंजूषा में पढ़ते हुए मैं स्वयं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और आप इसकी रिकॉर्डिंग अवश्य देखिएगा और बड़ा आपको अच्छा लगेगा। और मेरा सौभाग्य कि मैं आपकी रचना पढ़ता हूँ। इनकी पहली कविता का शीर्षक है जीवन सरिता, और इसका इन्होंने आगे नाम रखा है अंतर्नद। मैं पहले इसको अंतर्नाद समझ बैठा था, फिर मुझे लगा नहीं, अपने अंदर बहने वाली नदी के बारे में उन्होंने कहा है, तो अंतर्नद है ये, और ये जीवन सरिता है। भावों की कड़ियां बड़ी अद्भुत अंतर बीच पर्यंत, भावों की कड़ियां बड़ी अद्भुत अंतर बीच पर्यंत, निज तरंगों में लिए जब कथा व्यथा असंख्य, बहना ही जीवन जिसका पर्वत घाटी मैदान, धर नानाविध रूप अनोखे बहती राहें अनजान, चीर पहाड़ों का सीना सख्त उतरी मैं हहराती, साधन की मोहताज नहीं बाधाओं को ठुकराती, साधन की मोहताज नहीं बाधाओं को ठुकराती, प्रबल वेग से जब भी उतरी बन सुंदर सा झरना, पाप ताप संताप धरा का प्रथम धर्म है हरना। प्रथम धर्म क्या है नदी का? पाप ताप संताप धरा का प्रथम धर्म है हरना, कहीं पाषाण खंडों में आता जब दुर्गमता का क्षण, रोध जताती धता बताती जीत ही जाती हर रण, निर्जन वन हो या मरुस्थल गांव शहर या कस्बा, दे जीवन धन आगे बढ़ती रह नहीं सकती चस्पा, मैं संगीतमयी कलकल सी मधुर राग छेड़ जाती, कभी धीर गंभीर बनी सी अमिट छाप छोड़ जाती, जन जीवन की प्यास बुझाती पथिकों को पथ दर्शाती, धरती के पावन स्थल पर जल तीर्थ कहलाती, लहर लहर मिलकर सागर में मैं भी सागर हो जाऊं। अब नदी अपने गंतव्य पर पहुंच रही है तो कहती है कि लहर लहर मिलकर सागर में मैं भी सागर हो जाऊं, सरिता से सागर तक की इतिहास नया रच जाऊं, सरिता से सागर तक का इतिहास नया रच जाऊं। ये उनकी कविता आपने सुनी, अंतर्नद अथवा जीवन सरिता। संदेश बड़ा स्पष्ट है कि प्रवाह जो है वह सृजनात्मक होता है सदैव। विनाश हमें लगे लेकिन उस विनाश से भी एक नया सृजन सदैव होता रहता है। ये उनका एक संदेश है, और उन्होंने बहुत ही सुंदर, उनका जो शब्द चयन और भाषा विन्यास है बहुत ही सुकोमल और बड़ा प्यारा है, और उन्होंने एक बड़ा सुंदर संदेश हमें दिया है। उनकी अगली कविता जो बहुत छोटी कविता उन्होंने लिखी, मानस दर्पण, अर्थात वो कहना चाहती है कविता है क्या, कविता के बारे में बता रही है कविता क्या है। कविता क्या है? मानस दर्पण। प्रबल होती जब भाव हृदय के, प्रबल होते जब भाव हृदय के स्वतः वह कविता बन जाती, प्रबल होते जब भाव हृदय के स्वतः वह कविता बन जाती, शब्दों के माला बन जाते पर भाव सभी रच नहीं पाते, तड़प न बढ़ सकती जीवन में दुखी मन की तड़प मिटाती, कभी सखी बन राग मिलाकर दुर्गा की शक्ति बन जाती, प्यासे मन की प्यास बुझाकर जी उठने की आस जगाती, गायक के मधुर गीत बनकर जन जन के मन को हर्षाती, सरिता का शीतल जल बन हृदय पटल घन बन छा जाती, साहित्य जगत का चंदन बन मानस का दर्पण बन जाती। प्रबल होती जब भाव हृदय के स्वतः वह कविता बन जाती। ये मानस दर्पण अथवा कविता क्या है। बड़ी सुंदर रचना उर्मिला वर्मा जी आपकी, और मैं जब भी आपकी रचना पढ़ता हूं मुझे पहली भावना यह आती है कि सुदूर अमेरिका में रहने के बाद, जहां पर आपकी 24 घंटे अंग्रेजी ही चलती है, जहां भी आप बाजार जाएंगी कहीं भी जाएंगी, आपने न केवल हिंदी को जीवित रखा बल्कि हिंदी के विशुद्धतम शब्दों का आप उपयोग कर लेती हैं और विशुद्धतम तरीके से आप उनका प्रस्तुतिकरण कर देती हैं। मंच आपकी इस कविता के लिए आपको बहुत धन्यवाद देता है। पद्य गोष्ठी में आपकी इस रचना ने हमें बहुत प्रेरणा दी है। सुंदर रचना आपकी। और अब अपने उद्बोधन को विराम देने से पहले मुझे चूंकि आदेश है कि मैं भी पद्य रचनाओं में अपनी कुछ रचनाएं आपके सामने रखूं,
तो मैं बहुत छोटी छोटी 2 रचनाएं रखूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मुझे लग रहा है वहां भी लंच पूरा हो गया। नसीम भाई बैठे जिस तरह से देख रहे हैं, और नसीम भाई मेरे बड़े आदर्श हैं गजलों के मामले में, इसलिए सबसे पहले नसीम भाई मैं गजल ही प्रस्तुत करूंगा आपके सामने। इस गजल से पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा कमलेश भट्ट कमल जी का, जिन्होंने इसकी बहर सुधारने में मेरी मदद की थी। मैं गजल लिखता था और ये गजल मेरी पहले की लिखी हुई गजल है, लेकिन ये बेबहर हुआ करती थी, और उनको मैंने कहा कि मेरी गजल बहर में नहीं आ रही, तो उन्होंने इसमें कुछ सुधार किए 3-4 जगहों पर, और उससे मुझे फायदा हुआ, उससे मुझे और गजलें लिखने की प्रेरणा मिलती है। तो ये गजल मेरी बड़ी पसंदीदा गजल है, और इस गजल में जो मौजू है इसका वो ये है कि गजलकार जो होता है उसके जीवन में जब गम आते हैं, गम से ही सृजन होता है। मेरा एक मतलब मैंने सोच रखा है कि पीड़ा के बिना सृजन नहीं होता, मानव का सृजन भी प्रसव पीड़ा के पश्चात होता है। उसी प्रकार गजल जो है वो दर्द से जन्म लेती है हमेशा। तो मेरी कविता, मेरी ये गजल है कि हर गजल को गम से वाबस्ता बहुत है, हर गजल को गम से वाबस्ता बहुत है, इस गली में रंजो गम सस्ता बहुत है, इस गली में रंजो गम सस्ता बहुत है, तुम पकड़कर हाथ आ जाओ मेरे संग, तुम पकड़कर हाथ आ जाओ मेरे संग, जानता हूं तंग ये रास्ता बहुत है, जानता हूं तंग ये रास्ता बहुत है, दर कोई खुलता नहीं तेरे शहर में, दर कोई खुलता नहीं तेरे शहर में, दोस्तों का हाल भी खस्ता बहुत है, दर कोई खुलता नहीं तेरे शहर में, दोस्तों का हाल भी खस्ता बहुत है, यह सुबह हो खुशनुमा इसके लिए तो, नसीम भाई गजल आप, ये शेर आपको नजर है कि यह सुबह हो खुशनुमा इसके लिए तो आपकी चाहत का गुलदस्ता बहुत है, यह सुबह हो खुशनुमा इसके लिए तो आपकी चाहत का गुलदस्ता बहुत है, और कौन सा गम, ये मतला है मेरा कि कौन सा गम, ये मक्ता है मेरी गजल का, कौन सा गम उसको खाए जाता है, कौन सा गम उसको खाए जा रहा है, कौन सा गम उसको खाए जा रहा है, इन दिनों वो बेवजह हंसता बहुत है, इन दिनों वो बेवजह हंसता बहुत है। ये मेरी गजल थी आपके सामने, जो मैंने बहुत समय बाद वापस लिखी। लेखे मंजूषा में आने के बाद में कुछ बेबहर गजलें लिख रहा था, तो उनमें कुछ परिवर्तन अब किया है मैंने। एक मेरी कविता जो मुझे बड़ी पसंद है, मेरे हृदय के निकट है, अब फिर चलना है दूर कहीं, ये कविता मेरी। अब फिर चलना है दूर कहीं, ये मेरी कविता है। तन्हा तन्हा पैदल पैदल, पर्वत घाटी धरती बादल, आगे के ख्वाब संजोने हैं, खट्टे मीठे तीखे निर्मल, पीछे मुड़ना दस्तूर नहीं, अब फिर चलना है दूर कहीं, पीछे मुड़ना दस्तूर नहीं, अब फिर चलना है दूर कहीं, अब माफ स्वयं को करना है, अब माफ स्वयं को करना है, अब नहीं समय से डरना है, अब एक संदेश है मेहनत का, अब गहरेपन से उबरना है, अब घुटता दम मंजूर नहीं, अब फिर चलना है दूर कहीं, अब फिर चलना है दूर कहीं। हाँ भूत मुझे फिर खींचेगा, हाँ भूत मुझे फिर खींचेगा, स्मृतियों से मन सींचेगा, पर अब न घुटेगा वर्तमान, न सच से आंखें मीचेगा, दुर्बल हूं पर मजबूर नहीं, अब फिर चलना है दूर कहीं, पर नहीं दूर हूं अपनों से, पर नहीं दूर हूं अपनों से, घर वालों के शुभ सपनों से, अपनी प्रियतमा के नैनों से, उसके मीठे से बैनों से, हाँ उसके नशे में चूर सही, हाँ उसके नशे में चूर सही, अब फिर चलना है दूर कहीं, अब फिर चलना है दूर कहीं। ये मेरी एक गजल और एक कविता मैंने आपके सामने पेश की, पद्य गोष्ठी है। और अपना उद्बोधन समाप्त करने से पहले, नसीम को मंच सौंपने से पहले, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आज जो, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, आज जो गोष्ठी यहाँ पर हुई है वो मुझे बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी खुशनुमा लगी है। या तो छत पे बैठने का असर है तो मुझे पता नहीं, लेकिन सब लोग इतने खुश हैं और इतना मजेदार माहौल है, और उसमें अंताक्षरी जो बहुत हंसी मजाक के बीच हुई, मैं बड़ा भयभीत था नसीम, क्योंकि मैंने अंताक्षरी में कभी भाग नहीं लिया था, और मुझे लग रहा था मेरे कारण कहीं वो ना हार जाएं, मधुरेश जी ना हार जाएं, बहुत डर लग रहा था मुझे तो इसलिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मंच पर आप सभी की उपस्थिति मुझे बहुत उत्साह देती है, और
मैं प्रशंसक हूं आप सभी लोगों का, आप सभी की कविताओं का, सभी की रचनाओं का। सभी का एक बार पुनः धन्यवाद और आभार। पूनम देवा दिख रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं मंच पुनः सौंपता हूं नसीम को। नसीम आइए, मंच संभालिए, विभा दीदी को बुलाइए। मेरा उद्बोधन अभी पूर्ण होता है। अनीता राकेश जी का स्वागत है। मुझे लग रहा है आपकी रचनाएं आ गई हैं और हम सबकी खुशकिस्मती है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था तुरंत आ जाए, जल्दी से जल्दी आप अपनी रचना पढ़ें। और एक सबसे पहले बात मैं कहना चाहूंगा अनीता जी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अरे वाह, धन्यवाद। तो आपकी रचनाओं का स्वागत है। बहुत कम लिखती हूँ, बहुत कम सम्मानित है आप हमारी, बिल्कुल। लेकिन जो भी है आप लोग बहुत अच्छी लिखते हैं कविताएं, फिर भी मैं कुछ प्रस्तुत करती हूँ। एक कविता है आजकल की परिस्थितियों पे, नया जमाना। ताड़ के पेड़ पर आम फला है, ताड़ के पेड़ पर आम फला है, कहता है यह जीने का नया रास्ता है। चढ़ा जो ताड़ पर तो आम चखेगा, चढ़ा जो ताड़ पर तो आम चखेगा, पर सोचता है क्या यह ताड़ी का मजा भी देगा। पर सोचता है क्या यह ताड़ी का मजा भी देगा। कुकुरमुत्ते प्रसिद्ध हैं अदनेपन के लिए, कुकुरमुत्ते प्रसिद्ध हैं अदनेपन के लिए, आज उस पर भी गुलाब खिला है, आज उस पर भी गुलाब खिला है। उसके छत्ते इतने बड़े हैं, उसके छत्ते इतने बड़े हैं कि साए में मेंढक नहीं शेर बैठा है, कि साए में मेंढक नहीं शेर बैठा है। ये नया जमाना है। एक आध और देख ही लूं। समय। दूसरी कविता है समय। हथेलियों में दबा सांप, हथेलियों में दबा सांप, सिहरन रोमांच अनुभव गनगनाता हुआ। हथेलियों में दबा सांप, सिहरन रोमांच अनुभव गनगनाता हुआ, नसों को झंझनाता हुआ। सही कहा हमने कि समय एक सांप है, समय एक सांप है, चाहे जितना भी दबाओ कब खिसक जाता है, और हाथ खाली देखकर उखड़ती हर सांस है। पाते हैं कि वह हाथ से निकला ही नहीं है, पाते हैं कि वह हाथ से निकला ही नहीं है, काट भी खाया है। नील पड़ते, पाते हैं कि वह हाथ से निकला ही नहीं है, काट भी खाया है। नील पड़ते होंठ अंदर भरा झाग है, जो उबल कर बाहर आएगा और बताएगा कि समय एक सांप है, जिसने परीक्षित को बख्शा न रोहिताशु को, क्योंकि वह सचमुच बहुत बड़ा इंसाफ है। ठीक है, चलिए कुछ दो चार, जब बैठ गई हूँ तो दो चार खोज ही डालूं। छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं। जी, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। बिल्कुल। सोचो जरा, सोचो जरा, गंगा सूख कर छोटी हो गई है, गंगा सूख कर छोटी हो गई है, क्योंकि गंदगी फैलकर बड़ी हो गई है। गुलाब की जड़ों में कुछ जंगली शूट निकल आए हैं, और उनके रक्षक कांटे ही उनको बींध रहे हैं, उनके रक्षक कांटे ही उनको बींध रहे हैं। स्वच्छ नीला आसमां काले बादलों से ढक गया है। जानते हो, जानते हो,
उनके भीतर ही नमी भी सूख गई है। प्रतीक्षा में घास की नोकें बूंद को तरस गई हैं। प्रतीक्षा में घास की नोकें बूंद को तरस गई हैं, पर सारा रस परमाणु पी चुके हैं। दिखते हैं बादल जो भारी, वो हल्के हो चुके हैं। ऊपर ही उड़ उड़कर जीने के आदी भी हो चुके हैं। उम्मीद कुछ उनसे बेकार है। बहुत तड़पने वालों को 2 बूंद चटाकर और ऊपर जा पहुंचे हैं, पहुंच से बहुत परे। बहुत लड़ोगे तो तुम भी चुक जाओगे और बादलों सा नहीं, तिनकों सा तूफान में हल्के नजर आओगे। वाह, कितनी अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिल रही हैं। मौत सुंदरम की, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें से मौत सुंदरम की। गीत मेरे मधुर थे, गीत मेरे मधुर थे, कोमल बने थे। चाल में थी चंचला और मधुरा कोमला वाणी बनी थी। गीत मेरे मधुर थे, सुंदर बने थे। चाल में थी चंचला और मधुरा कोमला वाणी बनी थी। आज उसका रुंझुनापन सो गया है, आज उसका रुंझुनापन सो गया है। क्यों समझते हो हुई पाजेब भारी, क्यों समझते हो हुई पाजेब भारी। उड़ रहे थे मोम के कोमल परों से, सित सुनहरे बादलों से हो गए थे। मोम तो अब गल गया है, मोम तो अब गल गया है। क्यों समझते हो हुई यह देह भारी। आज बैठा हूँ मरण त्योहार में मैं, आज बैठा हूँ मरण त्योहार में मैं। सोचता हूँ मौत किसकी हो गई है, सोचता हूँ मौत किसकी हो गई है। सत्य तो इस रूप में अब सामने है, शिव न जाने कौन था क्या हो गया है। सुंदरम शायद कहीं पर मर गया है। क्यों मुकरती है इसे बुद्धि हमारी। वाह, चलिए एक कुछ हाँ बिल्कुल, हम लोग को तो मौका नहीं मिलता है सुनने का। आह्वान, आह्वान शीर्षक है। बचपन में जो सीख हमारे जेहन में बसाई जाती थी, बचपन में जो सीख हमारे जेहन में बसाई जाती थी, हर रोज किसी बापू की सतकथा सुनाई जाती थी। हर रोज किसी बापू की सतकथा सुनाई जाती थी। खेलों में मस्ती, मस्ती पर जब अंकुश रखे जाते थे, खेलों में मस्ती, मस्ती पर जब अंकुश रखे जाते थे, बात बात पर रोक रोक कुछ पाठ पढ़ाए जाते थे। कैशोर्य उसी पथ बढ़ता बढ़ता यौवन की दहलीज चढ़ा, कैशोर्य उसी पथ बढ़ता बढ़ता यौवन की दहलीज चढ़ा। जब आंखें खुली और पर फैले, कुछ तन संभला पर मन भटका, कुछ तन संभला पर मन भटका। सीखें कुछ गर्द नशी हो चली, मस्ती पर कुछ रंग चढ़ा। बात बात पर रुक रुक कर कुछ पाठ पढ़ा, कुछ पाठ पढ़ा। जाने यह प्रौढ़ावस्था है या मूल्यों का है ग्राफ नया, जाने यह प्रौढ़ावस्था है या मूल्यों का है ग्राफ नया। जीवन इस प्रांगण में आकर हाफ हाफ कर सोच रहा, जीवन इस प्रांगण में आकर हाफ हाफ कर सोच रहा। यह सच है या वह सच था, यह सच है या वह सच था। कुछ ऐसे दो राहे पर बीती ताही बिसार बिसार। जाने यह प्रौढ़ावस्था है या मूल्यों का है ग्राफ नया। जीवन इस प्रांगण में आकर हाफ हाफ कर सोच रहा। यह सच है या वह सच था। कुछ ऐसे दो राहे पर बीती ताही बिसार बिसार। मन रो भी रहा, मन खो भी रहा। ना खो जाए वह बचपन, ना खो जाए वह बचपन, ना कैशोर्य रहे दो राहे पर, ना खो जाए वह बचपन, ना कैशोर्य रहे दो राहे पर।
ना शक्ति कहीं बन अंध भक्ति, ना शक्ति कहीं बन अंध भक्ति, यौवन जाए चौराहे पर। आओ आओ मिलकर बंधी मुट्ठियों की जंजीर बना डालें, आओ मिलकर बंधी मुट्ठियों की जंजीर बना डालें, हर ज्वाला को ठोक पीट जलता शमशीर बना डालें। वाह, कविता नहीं लिखती है, हकीकत बयान करती है। बहुत सारगर्भित लिखती हैं आप, बहुत सारगर्भित। अब एक अनीता जी बयान है। अनीता जी, एक सहज कौतूहल होता है कि प्रौढ़ावस्था तक तो पहुंच गए, वृद्धावस्था के बारे में कब लिखेंगी आप? वृद्धावस्था भी सुना सही सवाल। वृद्धावस्था भी सुना देती हूँ। वृद्धावस्था पर जी 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 नहीं लिखूंगी, लिखा हुआ है जी बिल्कुल है। वृद्धावस्था की कल्पना तो की जा सकती है ना। बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा था। जी 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 बिल्कुल, देखती हूँ इसमें कहाँ दिखता है, वो कहीं है। चलिए, कुछ कबीरा को बहुत लोगों ने पढ़ा है, कबीर को, तो अब कबीर के से जुड़ी हुई कुछ पंक्तियां। और आज के समय में इंसान को कहा जा रहा है, कबीर मान लीजिए हो तो कबीर को कहा जा रहा है, देख कबीरा देख आदमी जाग रहा है, देख कबीरा देख आदमी जाग रहा है, सोया था ईमान आज वो जाग रहा है, इतना में नहीं आएंगे। बैठी माई आसमान में उंगली होठों पर रखी है, शोर न करो दानव मन का भाग रहा है, शोर ना करो दानव मन का भाग रहा है, आवाज न दो कोई झूठ कहीं पर ऊँघ रहा है, आवाज न दो कोई झूठ कहीं पर ऊँघ रहा है, बेसब्री का सब्र जमी पर टूट रहा है, देख कबीरा देख आदमी जूझ रहा है, जागा है ईमान तभी तो पूछ रहा है, जागा है ईमान तभी तो पूछ रहा है, चरखा तकली घर घर चक्कर काटेंगे, उससे कांटा सूत सभी को बांटेंगे, चुप रहो सभी को धीरे धीरे बांध रहा है, उंगली न दिखाओ संकट को वो छांट रहा है, उंगली न दिखाओ संकट को वो छांट रहा है, देख कबीरा देख आदमी बाँच रहा है, चुप रह कैसी सांची बतियां बाँच रहा है, चुप रह कैसी सांची बतियां बाँच रहा है, झूठ साँच के चक्रव्यूह में तुम भी पड़े थे, झूठ साँच के चक्रव्यूह में तुम भी पड़े थे, अंधेरे में भी उजास को ढूंढ रहे थे, पर बतलाओ पाला किसका भारी था, उजले में क्या छिपा हुआ कलमाड़ी था, कलमाड़ी को जान रहे हैं ना, कलमाड़ी पर बतलाओ पाला किस, जी जी, पर बतलाओ पाला किसका भारी था, उजले में कोई छिपा हुआ कलमाड़ी था, देख कबीरा देख जमाना जैसा था, दो पहिए पर जाए कहीं पर भैंसा था, दो पहिए पर जाए कहीं कोई भैंसा था, अंतर मंतर जंतर सारे झूठ हो गए, अंतर मंतर जंतर सारे झूठ हो गए, नीचे के पायदान सभी अब फुस हो गए, जन गण मन पर खड़ा हुआ नाकाम तंत्र है, फांसी चढ़ा हाँफ रहा अब प्रजातंत्र है, फांसी चढ़ता हाँफ रहा अब प्रजातंत्र है, देख कबीरा देख आदमी बम बना है, देख कबीरा देख आदमी बम बना है, संसद पर गिर जाए कहीं ना तन के खड़ा है, आया है भूचाल भूख कुछ शांत रहेगा, आया है सैलाब सभी को लील रहेगा, सूरज तप कर सात समंदर सोख रहेगा, हर हर बम बम सुन पर्वत अब कांप उठेगा, देख कबीरा देख जमी जब पलटेगी, उलट बांसियां अर्थ स्वयं ही खोलेंगी, देख कबीरा देख जमी जब पलटेगी, उलट बांसियां अर्थ स्वयं ही खोलेंगी। हर पंक्ति इतनी ज्यादा सारगर्भित है, हर पंक्ति इतनी सारगर्भित है कि लगता है कि एक एक पंक्ति को ही पूरा विचार किया जाए बैठ करके। शानदार लिखती हैं आप। नहीं, अब चलिए, इसमें तो सब लोग खड़े हो रहे हैं, अब बहुत कुछ मैंने सुना दिया। ओ ध्रुव जी नमस्ते। कोई बात नहीं, लाइव है तो सब लाइव है, लाइव अलाइव सब है। हाँ वही तो कह रहे हैं। देखिए, आपने बुढ़ापे की बात की ना, अब अंतिम मैं वही सुना रही हूँ। लो, स्वागत स्वागत स्वागत। इसके पूर्व मैं एक घटना सिर्फ छोटी सी सुना दूं लॉ पर, क्यों वो लिखी। कुछ घटनाएं ऐसी हो गई थी तो बहुत मस्तिष्क में बात दौड़ती थी कि
व्यक्ति कहाँ जाता है। तो मैंने सपने में देखा कि मेरे शरीर से एक लौ निकली है और वो बंद दरवाजे से बाहर जा रही है। हम 2 मिनट के लिए अल्प विराम लिए हैं क्योंकि हमारे बीच मुख्य अतिथि डॉक्टर ध्रुव कुमार जी उपस्थित हो चुके हैं। डॉक्टर ध्रुव कुमार जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन, और अनिता राकेश जी का पुनः पाठ स्वागत है। अंतिम पाठ है। हाँ, चलिए अंतिम रचना। तो वो मैं कह रही थी कि वो जब लौ बाहर निकल रही थी तो सपने में ही मैं देख रही हूँ कि मेरा आकर्षण उस लौ के प्रति बहुत ज्यादा है। मैं उसके पीछे भागी चली जा रही हूँ। और इधर थोड़ा, लेकिन ऐसा होता है कि मेरा शरीर काम नहीं करता और मैं बेचैन सी उस लौ को देख रही हूँ। वो निकली चली जा रही है और मैं उसके पीछे जाने को बेचैन हूँ, लेकिन शरीर काम नहीं करता। तो ये एक सपना था और उस लौ ने मुझे इतना आकर्षित किया कि एक कुछ पंक्तियां लिख डाली उस पे। उसका नाम भी है लौ। मेरे भीतर एक लौ कांपती है, मेरे भीतर एक लौ कांपती है, समंदर के भीतर उतर झांकती है, फिसलती है नजरें मछलियों की मानिंद, उछलती हैं लहरें तरंगों की मानिंद, न कोई है साथी न कोई सहारा, न कोई है साथी न कोई सहारा, ढूंढती है बेजारों का कोई सहारा, कभी लपलपाती कभी फड़फड़ाती, बहारों के दर पर उसे थपथपाती, सितारों की दुनिया वहां भी है ऐसी, सितारों की दुनिया वहां भी है ऐसी, चंदा की किरणों पे चढ़ के मचलती, कभी दामिनी की चमक जो बुलाए, कभी कज्जल बादल घड़घड़ा के डराए, मगर मेरी लौ है उतरती ही जाती, न डरती न रुकती संभलती ही जाती, गहन से गहनतर गहनतम है सीमा, गहन से गहनतर गहनतम है सीमा, राम भी वही है रहीमा, बुद्ध मुस्कुराते कबीरा है गाता, पुनः जन्म लेता पुनः जो मैं आता, सोए को जगाता जगे को मनाता, यीशु ने पुकारा नानक ने पुकारा, सभी से नजरें मिलाती चली लो, प्रश्नों से बचाती चली लो, कहाँ था कोई उत्तर उन्हें क्या बताती, पुनः सो गई वह छिपते छिपाती। ये वृद्धावस्था पर। अब बस, धन्यवाद। बहुत सारी कविताएं मैंने सुनाई। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अब ध्रुव जी को हाँ, एक मिनट। हाँ, अभी हम सुन रहे थे मुख्य अतिथि में डॉक्टर अनिता राकेश जी को, और अनिता राकेश जी बोलती हैं कि हम पद नहीं लिखते। अगर पद नहीं लिखते तो ऐसा लिखती हैं, और लिखती तो कैसा लिखती हैं। ये बस पाठकों पे, आप पाठक निर्णय करेंगे कि अगर लिखती तो कैसा लिखती। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रेमलता जी रचना के साथ उपस्थित हों, और उसके बाद हम लोग ध्रुव जी को सुनेंगे, और ध्रुव जी के साथ सबको नमस्कार। आज लेख मंजूषा की मासिक गोष्ठी प्रेमलता जी के घर पे ही रखी गई, और यूं तो हम लोग ठंड का आनंद उठाने जमा हुए थे, लेकिन छत पर कार्यक्रम होने के कारण मतलब उन्हीं वस्त्र को लोगों को उतारना पड़ा। आग क्या जलाते इसलिए आग नहीं जला, और प्रेमलता जी से ही हम उनकी रचना सुनते हैं। प्रेमलता पद तो मैं भी नहीं लिखती हूँ, बट चलिए। हर लड़की को समर्पित है मेरी ये कविता। ख्वाबों के आसमान में हसरतें भी बहुत हैं, ख्वाबों को मंजिल तक पहुंचाने में उलझने भी बहुत हैं, ख्वाबों को मंजिल तक पहुंचाने में उलझने भी बहुत हैं, पर परेशान न हो ऐ जिंदगी, ख्वाबों को पूरा करने की मुझ में हिम्मत भी बहुत है। आसमां को छूने की ख्वाहिश है मुझ में, ए दुनिया वाले कितना भी कुतर दे पंख मेरे, पर इन पंखों में उड़ान भरने की ताकत भी उतना ही।
ठान लिया है जब आसमां को छूने की, ऐ दुनिया वाले कितना भी बन जाओ मेरे रास्ते का कांटा, कांटों को कुचलने की ताकत भी मुझ में बहुत है। बस फरियाद है ऊपर वाले से, सिर्फ मुझे तुम पर विश्वास ही बहुत है। धन्यवाद। क्या बात है, विश्वास बना रहे। और हम अंतिम पड़ाव पर अतिथि की बातें डॉक्टर ध्रुव कुमार जी से सुनते हैं। डॉक्टर ध्रुव कुमार जी। धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस गोष्ठी में एक श्रोता की कमी थी जो मेरे आने से पूरी हुई। मुझे लगता है मैं इस मासिक गोष्ठी का एकमात्र श्रोता हूं और सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। अच्छा अवसर है, 9 वर्ष का स्वागत हम सब इस तरह से कर रहे हैं। जो महत्वपूर्ण बात है, अभी थोड़ी देर पहले अनीता जी लॉ पर कविता पढ़ रही थी, तो वो कह रही थी बुढ़ापे की लॉ है। मैं तो कहता हूँ लॉ तो उम्मीद की लॉ होती है। लॉ की अपनी महत्ता है। लॉ ना हो तो फिर जीवन ही नहीं है। तो जीवन की लॉ है वो बुढ़ापे की लॉ नहीं है, वो उम्मीद की लॉ है, वो रोशनी की लॉ है। तमाम आंधियों में भी लॉ जब टिमटिमाती है तो हम सबकी उम्मीद बनी रहती है, उम्मीद जगी रहती है। इसलिए हम सब अपने हृदय की लॉ को बूझने ना दें, उसको थमने ना दें। ये मुझे लगता है कि संदेश वो अपनी कविता से कह रही हैं। वो बुढ़ापे को इंगित नहीं कर रही हैं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बहुत वरिष्ठ हमारी इस शहर की, इस राज्य की साहित्यकार हैं, जेपी विश्वविद्यालय, छपरा विश्वविद्यालय की हिंदी स्नातकोत्तर की अध्यक्ष हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की जो उम्मीद की लौ है वो बनी रहे और इस आने वाले वर्ष में या आने वाले वर्षों में भी ये बनी रहे। हम सब जानते हैं कि आज 355वां प्रकाश पर्व है गुरुदेव, जिन्हें हम सब पूरी दुनिया गुरु, दशम गुरु के नाम से जानती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आज 355वीं जयंती है, प्रकाश पर्व है। और उन्होंने जो उम्मीद की लौ हमें जीवन में दिखलाई है, इस धरती को दिखलाई है, पूरी दुनिया को दिखाई है, वो ये संदेश देने के लिए पर्याप्त है कि हर दिन, हर वर्ष, हर महीना, हर युग हम सब इसी उम्मीद में जीते हैं। हम सब अच्छे दिनों की कल्पना करते हैं और हम सब जो रचनाकार हैं, रचना से जुड़े हुए लोग हैं, जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनका संदेश भी यही होता है कि रचनाएं ऐसी हों, हम सब अच्छे दुनिया में रहें। तो मैं एक बार फिर से आज की इस गोष्ठी में, आपने विशेषकर विभा रानी जी ने जो सहृदयता लोक कथा मंच को हमेशा दिखाती रहती हैं, उनकी सदस्याएं दिखाती रहती हैं। हम लोगों ने विदाई की थी लोक कथा से और स्वागत कर रहे हैं 9 वर्ष का कविता से, तो बहुत अच्छा अवसर है। रही बात जाड़े की, तो गुनगुनी धूप है, इससे बढ़िया मौसम। हम सब जब धूप नहीं निकलती है तो उम्मीद करते हैं कि धूप निकले, तो जब धूप निकली है तो उसका स्वागत होना ही चाहिए। भले हम सबके शरीर पे ऊनी वस्त्र हैं वो सब कम हो जाए, लेकिन जीवन में धूप आए, रोशनी बिखरे, ये सब ज़रूरी है। मुझे लगता है कि साहित्य के जो मर्म में बातें हैं वो सब जीवन में भी आए, देखें हम सब। और एक बार फिर से जो लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक के ज़रिए, पूरी दुनिया के लोग, कविता के चाहने वाले लोग, साहित्य में जीने वाले लोग, साहित्य मर्मज्ञ, वो सब का हम स्वागत करते हैं। और मुझे लगता है कि आप सब जितनी अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ चुके हैं, तो हम मेरे पास तो, मैं कविता तो लिखता नहीं, इसलिए मैं आप सबको फिर से शुभाकांक्षाएं देता हूं कि आने वाले वर्ष हो तो एक लघु कथा आने वाले वर्ष में हम सब और अच्छी रचनाएं करें। साहित्यिक गोष्ठी, जी गद्य पद कुछ भी हाँ होना चाहिए, उपस्थिति। जी नहीं, अच्छी बात है ये तो। हम लोग चाहते भी हैं कि रचना की उपस्थिति होनी चाहिए। इस बीच मुझे अवसर मिला है कि मैं अपने आज के जो हमारे रचनाकार हैं, युवा रचनाकार हैं, जिन्हें बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, जिनके कारण हम सबको, पूरे पटना के लोगों को, लेख मंजूषा के लोगों को, लोक कथा मंच से जुड़े लोगों को, सबको गर्व है उन पर। अभिलाष दत्त जी,
अवतार को लेके पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि साहित्य अकादमी के माध्यम से नाम हुआ है, और वो न सिर्फ पटना को सम्मानित किए हैं बल्कि अपने साथ के, अपने इर्द गिर्द के जितने साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं, उनको भी मुझे लगता है कि ये सम्मान उन्होंने दी है, दिलाई है, और उनका इस्तकबाल होना चाहिए। और मुझे लगता है कि कुछ और ठंड अच्छी हो जाए, कम हो जाए, तो फिर से हम लोग उन पर अलग से उनके साथ विमर्श करेंगे कि आखिर इस उपन्यास में क्या है और कैसे ये बाकी जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं उससे अलग है। हो सकता है इन्होंने बातें शेयर की होंगी, लेकिन हम लोग एक दिन इस पर बैठेंगे और आखिर कैसे हम सब और इस तरह की ऐसी रचनाएं कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान आकृष्ट हो। ये माना जा रहा है कि अब साहित्य की जो विधाएं हैं वो, उसके लेखन के अंदाज बदल रहा है, विधाएं भी बदल रही है। साहित्य के प्रति भले लोगों का रुझान कम हुआ, लेकिन साहित्येतर जो विधाएं हैं उन पर लोगों का रुझान बढ़ रहा है, पाठकों का भी, नई पीढ़ी का भी। तो कैसे उन तक पहुंचे हम, कैसे आखिर बात करें, इसकी भी ज़रूरत है हम सबको। जो रचनाकार हैं, सिद्धस्त रचनाकार हैं, वर्षों से लिख रहे हैं, वो कैसे अपने को युवा पीढ़ी तक जुड़ने के लिए अपनी रचनाओं को किस ढंग से ले आएं, कैसे उसमें परिवर्तित करें, इस पर भी बातचीत की ज़रूरत है। और संयोग है कि अभिलाष दत्त जी वो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे बीच कि युवा पीढ़ी किन चीज़ों की ओर ज़्यादा उन्मुख है, किन विषयों को लिख रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि वर्ष इस काल से साबित होगा कि जब हम सब भले एक तरफ रोना रोएं कि पाठक नहीं है, एक तरफ ये कहें कि श्रोता कम हो रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ी जुड़ने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि ये बात बन सकती है और उनको हम फिर से अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। ये अभी बहस का विषय हो सकता है कि सचमुच पाठक कम हुए हैं या हमारे साहित्य में इतना दम नहीं है, हम उस तरह से नहीं लिख पा रहे हैं जो नेपाली लिखते थे, जो दिनकर लिखते थे, जो प्रेमचंद लिखते हैं, जो रेणु लिखते हैं। तो उस तरह की रचनाएं हम नहीं दे पा रहे हैं। शायद यही कारण है कि नई पीढ़ी भी उन्हीं हमारे श्रद्धेय रचनाकारों को पढ़ना पसंद करती है। बहरहाल हम लोग बातचीत करते रहेंगे। आज नए वर्ष में जब हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो कुछ कहा गया है कि कुछ रचनाएं होनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ रचनाएं हों। हम लोग कुछ ऐसी रचनाओं से स्वागत कर सकते हैं। एक अभी कोरोना काल चल रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना काल से कैसे निपटें। तो उस कोरोना काल में हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरह की परेशानी हम सबके जीवन में आई, और मुझे लगता है कि जो रचनाएं आ रही हैं वो इसी को प्रतिबिंबित करती है। मैंने जो ये महसूस किया है वो है कि बीमार लोग, कई ऐसे मित्रों से मैं जब मिला तो पता चला कि घर में तो परेशान थे, हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल में बहुत परेशान हुए। हालांकि हम सब डॉक्टर्स को, चिकित्सकों को, जो हम सबके बीच के हैं, उनको धरती का भगवान कहते हैं, लेकिन कोरोना काल में उनका व्यवहार भी कुछ बदला सा था। जाहिर सी बात है कोरोना का भय उनको भी सता रहा था, लेकिन ये बात आखिर कैसे खंडित करती है कि जिन्हें हम धरती का भगवान कहते हैं, जो हमें जीवन देते हैं फिर से। हम लोगों ने तो भगवान को नहीं देखा, लेकिन दो रूपों में भगवान को अक्सर देखते हैं, माँ के रूप में और दूसरा चिकित्सक के रूप में। जब हम सब बीमार होते हैं, मृत्यु सैया पर होते हैं, कई बार वहाँ से वापस वो ले आते हैं। और माँ तो खैर जन्म ही देती है, माँ तो हमें सबको बनाती है। तो ये जो कंट्राडिक्टरी बातें हैं वो कैसे हम सबको ये महसूस कराती है और कैसे विपत्ति काल में ये चीज़ें बदल जाती हैं, वो ये लघु कथा कहती है। आप ज़रा गौर करेंगे, शीर्षक है लघु कथा का कई बार हम सब इससे रूबरू होते हैं। शीर्षक है ढोंगी। कितना सही है, ज़रूर मैं मधुरेश जी का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि जरा इस पर गौर करेंगे।
बाकी सब सुनेंगे इसे। 3 दिनों से पीठ दर्द से परेशान हैं, आप डॉक्टर को दिखाते क्यों नहीं? किस डॉक्टर को दिखाऊं? हर जगह तो डॉक्टर सिर्फ कोरोना के मरीजों को ही देख रहे हैं। आप हवा में बातें करते हैं। ये अखबार देखिए, हॉस्पिटल में ना सही मगर प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर देखने लगे हैं। अरे क्या बात करते हैं। अभी कल ही तो बगल वाले शुक्ला जी बता रहे थे कि वो डिस्पेंसरी गए थे, तो क्या डॉक्टर ने उन्हें देखा नहीं? देखेगा क्या? शुक्ला जी जैसे ही डॉक्टर के चेंबर में घुसने लगे तो डॉक्टर ने एकदम चिल्लाकर कहा, वहीं रुको। वे हैरान रह गए, फिर बिना दिखाए ही लौट आए। नहीं, उन्होंने कहा, डॉक्टर मेरी बात तो सुनिए, जब तक आप मुझे देखेंगे नहीं तो दवा कैसे लिखेंगे? अरे आपको देखूं या खुद को देखें? देख नहीं रहे हैं आप किस तरह कोरोना वायरस फैला हुआ है? आप डॉक्टर हैं, आपका तो ये कर्तव्य है। कर्तव्य गया भाड़ में। जैसे आपको अपनी जान प्यारी है वैसे मुझे भी। ये एक वानगी है जो ये बताने के लिए है कि भाई जीवन सबको प्यारा है, लेकिन जिनके लिए, जिनके पास जिस कार्य के लिए हम गए हैं वो भी अगर इतनी दहशत में है, इतना भय में है, इतने डर में है, उनके ऊपर भी कोरोना वायरस का आतंक है, वार है। ये ठीक है कि बहुत सारे चिकित्सकों ने बहुत मेहनत करके 24 घंटे काम करके, 7 दिन काम करके, महीनों काम करके लाखों जीवन, जिंदगियां बचाई हैं, लेकिन फिर भी ऐसी भी वानगी हम सब आसपास महसूस की हम सब ने। तो कोरोना काल की जो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं, जीने की ललक भी आई है निकल के, लेकिन ये भी मुझे लगता है कि एक सच्चाई है जिसको मैंने इस लोक कथा के माध्यम से पेश करने की कोशिश की। मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस कार्यक्रम में मुझे शामिल करने के लिए। धन्यवाद विभा जी। अब कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रेमलता सिंह आज मेजबानी की हैं, तो धन्यवाद लेख मंजूषा की ओर से मैं उनका करती हूँ, लेकिन उनके घर में आए सभी का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। प्रेमलता सिंह। आज सबके आने से मेरे आंगन की शोभा बढ़ गई और देश सर, अमिता जी, रंजना मैम, सीमा रानी जी, नसीम अख्तर भाई, रवि भाई, मेरे छोटे भाई जिनका भी अभी अवतार हुआ है साहित्यिक जगत में, वो अभिलाष भाई का और अनीता मैम का, पुलम देवा मैम का, मधुरेश सर और मेरी गार्जियन और गार्जियन हमारे लेख मंजूषा के एक ही डॉक्टर सतीश राज पुष्करना, वो हमेशा रहेंगे और हम उनके बस बताए कदमों पे चल सके। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई, आप लोगों ने आके मेरा मान बढ़ाया और मुझे लगता है कि आज इन लोगों को देख के हमारे आंगन के फूल भी मुस्कुरा रहे हैं। आप आए, बाहर आई। धन्यवाद। हमारा बगिया यूं ही गुलजार रहे। अगली बार मैं कोशिश करूंगी रंजना जी, रवि श्रीवास्तव, अभिलाष दत्त, अपनी एक कविता इनकी मिल गई है, मोबाइल से नो अनुमति नहीं पढ़ने का, इसलिए तो नहीं। हाँ नहीं, आप बोली थी पुरानी भी नहीं पढ़ना है। नहीं, पुरानी भी नहीं पढ़ना, पुरानी भी नहीं पढ़ना है और मोबाइल से भी नहीं पढ़ना है। अतिथि पर हमारा बस नहीं चल सकता है, लेकिन तो हम अब सभी का धन्यवाद। लेख मंजूषा पेज पे जो भी उपस्थित हैं सभी साहित्यकार का, साहित्य प्रेमियों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। पुनः लघु कथा के साथ हम उपस्थित होंगे फरवरी में या उसके पहले भी जब हमें मौका मिलेगा। धन्यवाद।